Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live again for Power Systems at 7 PM. तो वापस आ चुके हैं मेरे भाई, वापस आ चुके हैं आप लोगों के लिए पावर सिस्टम का एक और लेक्चर लेकर के। और आज के लेक्चर का टाइटल क्या है, जल्दी से सब लोग रीड करके बताओ। आज के लेक्चर का टाइटल क्या है मेरे भाई? आज के लेक्चर का टाइटल है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 1। तो आज से हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सब चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बिल्कुल कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जो कि जेनेरिक चीजें हैं ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। जेनेरिक चीजें हैं ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड, लाइक एबीसीडी पैरामीटर, लाइक उसका वोल्टेज रेगुलेशन, लाइन चार्जिंग करंट, ये सारी बातें मेरे भाई पहले निपटा लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और जो मैं आज आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाऊंगा ना, आप लोग ये देखोगे कि अगर आपने मेरे साथ सिंक्रोनस कवर किया है, चाहे मेरी मैराथन में और चाहे तो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से, तो आप ये देखोगे इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू सिंक्रोनस मशीन। ये मैं आज आपको फील कराने वाला हूं, ये मैं आपको रियलाइज कराने वाला हूं आज और कल। ये दो दिन आप लोग देखने वाले हो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों के लिए गुड न्यूज दे देता हूं, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज दे देता हूं कि एनालॉग आ जाएगा मेरे भाई, बट एक बहुत अच्छा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। गुड न्यूज चलो अभी नहीं देते, गुड न्यूज कुछ दिन बाद देंगे। एक बहुत बढ़िया न्यूज है आप लोगों के लिए, खुश हो जाओगे, मतलब तबीयत हरी हो जाएगी, ऐसी न्यूज देने वाला हूं। बहुत बहुत मन खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। बट कुछ दिन में, 2-3 दिन में आपको बताते हैं, और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, ये मेरी गारंटी है। इस न्यूज को आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। चलो शुरू करें फिर। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, my name is Ankit Goyal. I got IR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal by the President himself in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. And till date, I have taught more than 1 lakh students for the online and the offline classes. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. लेकिन मेरे भाई ये सब क्रेडेंशियल्स नहीं है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आते हैं। तो मुझे आप लोगों तक क्या लेके आता है? मुझे लेकर के आता है आप लोगों का पैशन और हमारी फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है मेरे भाई कि हमें AIR 1 से 100 तक सारी रैंक ऑक्यूपाई करनी है, सारी रैंक ऑक्यूपाई करनी है मेरे भाई। गेट 2021 के अंदर सारी रैंक ले जाएंगे इस बार, और यही यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और ये फीलिंग, ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन मुझे तो मेरे भाई सोने नहीं देता। मुझे नहीं पता आप लोगों को नींद आती है या नहीं आती है, लेकिन ये सपना मुझे रात रात जगाए रखता है, सिर्फ इसलिए कि बेटा इस बार आप लोगों की रैंक निकलवा के रहेंगे, और इस बार प्रूव कर देंगे कि भाई बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन सोचता है और कहां से कौन फ्री एजुकेशन का रेवोल्यूशन लेकर के आया है। ये प्रूव हो जाएगा इस बार। और कल तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया लिंक भी दे दिया था ना, बिटली वाला, bit.ly/GateLive। उसे चेक करते रहना, उस पर पढ़ते रहना। मैंने पावर सिस्टम के नोट्स भी डाल दिए हैं उस पे, तो उसको आप लोग रेगुलरली विजिट करते रहना। सारे पेजेस ग्रेजुअली अपडेट करा दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर आप तैयारी करना चाहते हो गेट और ESE की मेरे साथ, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाल लेना। क्योंकि अनअकैडमी ऐप डालने से क्या होता है ना, आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। जैसे अभी मैं डेली 12:30 बजे पावर सिस्टम के PYQ लगवा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो कि DPP भी मेरे साथ लगाओ, प्रीवियस ईयर भी मेरे साथ लगाओ, पूरा पावर सिस्टम एंड टू एंड मेरे साथ कवर करो, तो डेली 12:30 बजे अनअकैडमी पे मेरी क्लास में आ जाया करो। फ्री क्लास होती है, 45 to 50 मिनट्स की क्लास चलती है, और डेली PYQs हम लोग लगाते हैं। अब इसके अलावा मेरे भाई और भी मैंने काफी चीजें कवर की हैं अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉसफेट, BJT, पावर सिस्टम के काफी सारे टॉपिक्स, सिंक्रोनस मशीन, सिग्नल के क्वेश्चन, नेटवर्क के क्वेश्चन, काफी चीजें मिल जाएंगी। बस करना क्या, आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फिर ब्राउजर में ये लिंक पे जाओगे, सारे लेक्चर आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अरेंज बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा देखो मेरे भाई, अगर प्लस पे आते हो तो प्लस पे तो अलग ही फीलिंग है। प्लस की फीलिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जिस लेवल का लाइव इंटरेक्शन है ना, आपको यह फील हो जाएगा कि मैं आपको पर्सनली ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैं आपको डांटूंगा भी, आपको अप्रिशिएट भी करूंगा, आपकी हर मिस्टेक को पॉइंट आउट भी करूंगा, और हर मिस्टेक को रेक्टिफाई भी करूंगा। और जब मैं इतना पर्सनल लेवल पे आपके साथ मेहनत करूंगा, तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस जो निकलेगा
बहुत नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। प्लस का प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पर्सनलाइज है कि एक एवरेज बच्चा ऐसा फील करता है कि सर सामने बैठे हैं, साथ में बैठे हैं और फिर पढ़ा रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं मेरे भाई, ट्यूशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग। उतना पर्सनलाइजेशन कहीं हो ही नहीं सकता, बट वो फीलिंग आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। यू वोंट फील लाइक अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू वोंट फील लाइक अ बिग कंपनी। व्हाट यू विल फील इज दैट द टीचर इज सिटिंग बिसाइड यू और वो आपको कॉपी पेन पे पढ़ा रहा है, ऐसा आपको फील आने लगेगा और एंजॉय करोगे। और अब तो मेरे भाई देखो फीस इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे भाई कि नई फीस के अनुसार आपके पास अब 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो जो बच्चे 2021 और 22 दोनों टारगेट कर रहे हैं वो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना और 1.5 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना। और कोड क्या लगाओगे, कोड क्या लगाओगे जल्दी बताओ चैट के अंदर, कौन सा कोड आप लोग अप्लाई करने वाले हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और देखो आइकॉनिक तो और बेहतर है, आइकॉनिक के अंदर प्लस के सारे बेनिफिट है। इसके अलावा पर्सनल कोच मिलता है। पर्सनल कोच तो मेरे भाई आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। कैसे कर देगा कि आपको हर चीज गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा पर्सनल कोच के अलावा आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मेरे भाई जिस बच्चे को ना आज से तैयारी शुरू करके 2022 में या 2021 में पीएसयू पहुंचना है, उसे तो आइकॉनिक पे आ जाना चाहिए। किसी चीज में कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपको टेक्निकल क्वेश्चन से डर लगता है इंटरव्यू में, ये डर तक आपका निकाल के देंगे आइकॉनिक के अंदर। ठीक है, तो आइकॉनिक इज द बेस्ट। और बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। अंकित सर ईएसी नहीं है, अंकित ईएसी है और कोई स्पेस नहीं है। कोड क्या है मेरे भाई, देखो अंकित ईएसी विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, और लिंक मैं आपको बता चुका हूं bit.ly/getlive। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे भाई अटेंडेंस लगा देना कंपलसरी है, अटेंडेंस लगा देना कंपलसरी है। जल्दी से सब बच्चे लाइक ठोक दें और अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें ताकि मुझे पता चल जाए मेरे सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, मेरे सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ चुके हैं। तो लाइक लगा कर देना और शेयर कर देना। अब ये कॉलेज एग्जाम का बहाना नहीं चलेगा बार बार, ठीक है, कॉलेज एग्जाम का बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई बार बार। तो आज ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन दबा देना इस चैनल पे और सब्सक्राइबर बन जाना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट यहीं कवर कराए जाएंगे। चलो अब देखो मेरे भाई, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज द एबीसीडी पैरामीटर। अब आप लोग एबीसीडी पैरामीटर 2 पोर्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, है ना। 2 पोर्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। क्यों पढ़ रखे होंगे, वहां आपने पढ़ा होगा Z, Y, H, G, ABCD सारे पैरामीटर देखे होंगे। तो बात है ट्रांसमिशन लाइन में एबीसीडी पैरामीटर ही क्यों। एबीसीडी पैरामीटर का नाम क्या होता है जरा बताना। एबीसीडी पैरामीटर का नाम क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बता दो। एबीसीडी पैरामीटर का नाम होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो एक्चुअल में बने ही ट्रांसमिशन लाइन के लिए हैं, यानी कि ये पैरामीटर सबसे ज्यादा वहां यूज किए जाते हैं जहां पावर ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड पे। तो ये सबसे ज्यादा किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसमिशन लाइन की। या ट्रांसफार्मर के अंदर भी ऐसा ही होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर के अंदर भी एबीसीडी पैरामीटर काफी ज्यादा रेलिवेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड। ठीक है, वन साइड टू दी अदर साइड। अब इसके अलावा मेरे भाई एबीसीडी पैरामीटर के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो एबीसीडी पैरामीटर जब दिखाते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, तो 2 पोर्ट नेटवर्क का एक पोर्ट कौन सा होता है, सेंडिंग एंड, और दूसरा पोर्ट कौन सा होता है मेरे भाई, रिसीविंग एंड। तो 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह लाइन बिहेव करती है विद 1 एंड एज द सेंडिंग एंड और 1 पोर्ट एज द सेंडिंग एंड एंड 1 पोर्ट एज द रिसीविंग एंड। लेकिन मेरे भाई ट्रांसफार्मर में अगर यही बात मैं आपसे पूछता तो आप क्या कहते, ट्रांसफार्मर के अंदर एक पोर्ट होता प्राइमरी और एक पोर्ट होता सेकेंडरी, और तब आपका ट्रांसफार्मर भी किसकी तरह बिहेव करता, 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह। अब देखो आप लोग अभी तक जो भी 2 पोर्ट पैरामीटर पढ़े होंगे मेरे भाई, वो आप पढ़े होंगे V1 I1 V2 I2 की टर्म्स में, है ना। यहां V1 I1 V2 I2 यूज नहीं करते, हम करते हैं VS IS और मेरे भाई ऐसे लिख के ABCD और बंधु VR IR, VR और IR। ठीक है, ये बात ठीक है। अब देखो ये इक्वेशंस ऐसे ओपन हो जाती हैं, VS इक्वल टू AVR प्लस BIR। अच्छा ये चीज का ध्यान रखना कि सेंडिंग एंड करंट लाइन में घुसता हुआ होगा
और रिसीविंग एंड करंट लाइन से निकलता हुआ होगा। सेंडिंग एंड करंट इज एंटरिंग द लाइन, रिसीविंग एंड करंट इज लीविंग द लाइन। ठीक है, रिसीविंग एंड करंट इज लीविंग द लाइन। अब देखो बार बार बच्चों की एक क्वेरी आ रही है कि सर आज एनालॉग स्टार्ट नहीं हुआ। सॉरी मेरे भाई, एनालॉग के लिए जो मुझे इनिशियल वीडियो रिकॉर्ड करना था वो मैं नहीं कर पाया, आज मेरे पास टाइम नहीं था, बट डेफिनेटली आज रात को करके उसे मैं प्रोवाइड करके कल से आपका एनालॉग स्टार्ट करा दूंगा। सॉरी फॉर द डिले, लेकिन आपको एनालॉग मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारे एंड से कोई भी कमिटमेंट अधूरा रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमित मेरे भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा कोर्स इसी चैनल पे पढ़ा है, तो मैंने आपको लिंक दिया था bit.ly/GateLive, उस पे जाना, पूरा कोर्स मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें डिवाइसेस भी कवर्ड है। ठीक है, चलो अब देखो मेरे भाई, आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी टू पोर्ट पैरामीटर्स के अंदर सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी। तो अब आप क्या कहोगे कि अगर ए और डी बराबर होते हैं तो नेटवर्क इज सिमेट्रिक, द नेटवर्क इज सिमेट्रिक। अगर ए और डी बराबर होते हैं मेरे भाई तो नेटवर्क सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि नेटवर्क को इधर से देखो या फिर नेटवर्क को इधर से देखो, सेंडिंग से देखो या रिसीविंग से देखो, आपको थेवेनिन इंपेडेंस सेम मिलेगी। अच्छा प्रैक्टिकली एक चीज सोचो, आप एक वायर खरीद के लाते हो, आप एक सिंपल वायर खरीद के लाते हो, इस वायर को आप लेफ्ट से देखो या वायर को राइट से देखो, क्या इसकी इंपेडेंस बदलेगी? खुद बताओ, क्या इसकी इंपेडेंस बदलेगी? मुझे बताओ। नहीं बदलेगी मेरे भाई, नहीं बदलेगी। समझ आया? तो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइंस आर प्रैक्टिकली सिमेट्रिक। प्रैक्टिकली ऑल ट्रांसमिशन लाइंस आर सिमेट्रिक। अब इसके अलावा रेसिप्रोसिटी की कंडीशन होती है दैट AD - BC = 1, then the network is said to be reciprocal. It is said to be reciprocal. ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब मेरे भाई एक चीज क्या होता है कि अगर आप सोर्स और लोड के पोर्ट को एक्सचेंज कर दो, यानी आप सोर्स लगा रहे हो सेंडिंग पे, लोड लगा रहे हो रिसीविंग पे, अगले केस में लोड लगाओ सेंडिंग पे और सोर्स लगाओ रिसीविंग पे, तब भी आउटपुट सेम मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक वायर लाते हो, है ना, एक वायर जैसे हम लेके आते हैं सपोज, अब ये वायर है मेरे पास, बस इतना देखना, आगे के प्लग मत देखो। मान लो ये वायर है, इस वायर में सोर्स यहां लगेगा या सोर्स यहां लगेगा, ऐसा तो कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। ये प्लग मत देखो, प्लग देख के मालूम चल जाता है। सिंपल वायर की बात करो, वायर में तो स्पेसिफाइड नहीं है ना सोर्स किधर लगेगा। अगर वायर में ये बताया ही नहीं गया सोर्स किधर लगेगा, तो सोर्स किधर भी लगाओ आउटपुट सेम आएगा। इसीलिए ऑल प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइंस आर सिमेट्रिकल एज वेल एज रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मैं ये वाला पॉइंट लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। ऑल प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइंस आर सिमेट्रिक as well as reciprocal. ठीक है, ये समझ आया? ये समझ आया? तो कहने का मतलब है रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है? सोर्स और लोड के टर्मिनल एक्सचेंज कर दें तो भी आउटपुट सेम आता है। और सिमेट्री का क्या मतलब है? दोनों तरफ से इंपीडेंस सर्किट की सेम आती है, सेम आती है मेरे भाई। और प्रैक्टिकली सारी ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिक भी है और सारी ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल भी है, सारी ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल भी है। बात समझ में आ गया? चलो अब आते हैं, देखो अगर रिसीविंग एंड ओपन कर दें, अगर रिसीविंग एंड ओपन करोगे बंधु तो IR क्या हो जाएगा बताना? आप कहोगे सर IR हो जाएगा 0। खुद सोचो, अगर यहां कुछ भी ना लगाएं तो IR क्या हो जाएगा? 0। IR अगर 0 हो गया तो VS क्या बचा? AVR। और IS क्या बचा? CVR। अब देखो यहां हम क्या करते हैं, A को लिखते हैं VS/VR और C को लिखते हैं IS/VR। अब VS/VR यानी इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज, ये कहलाता है सर रिवर्स करंट गेन, सॉरी रिवर्स वोल्टेज गेन।
रिवर्स वोल्टेज गेन एट ओपन सर्किट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? रिवर्स क्यों बोला? क्योंकि गेन हमेशा होता है आउटपुट बाय इनपुट, यहां आ रहा है इनपुट बाय आउटपुट। अगर इनपुट बाय आउटपुट आ गया तो मेरे भाई इसे बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन। गरिमा का डाउट है सर क्या टी डैश पैरामीटर्स भी यूज करते हैं? तो गरिमा टी डैश भी यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड आना होता है, देन वी यूज द टी डैश पैरामीटर। तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलोगे ना तो टी डैश का यूज करेंगे। IS बाय VR इसे बोलेंगे ट्रांसफर एडमिटेंस। ट्रांसफर एडमिटेंस। आप कहोगे सर ट्रांसफर क्यों बोला? क्योंकि देखो करंट एक एंड पे है और वोल्टेज दूसरे एंड पे है। करंट आपका सेंडिंग एंड पे है और वोल्टेज किस एंड पे ले रहे हो? रिसीविंग एंड पे ले रहे हो। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों अलग अलग, करंट और वोल्टेज जब दोनों अलग अलग छोर पे लेते हैं तो वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफर। अगर करंट और वोल्टेज दोनों एक ही एंड पे लेते हैं तो यूज करते हैं ड्राइविंग पॉइंट। ड्राइविंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर दोनों वैल्यूज एक पॉइंट पे आएंगी तो ड्राइविंग पॉइंट, दोनों वैल्यू अलग अलग एंड पे आएंगी तो ट्रांसफर। ये ए और सी हमें मिल गया, ए और सी मिल गया। यहां पे ना एक चीज और निकाल लेते हैं, ZOC निकाल लेते हैं। ZOC का मतलब होता है ओपन सर्किट इंपीडेंस फ्रॉम सेंडिंग एंड, ठीक है, ओपन सर्किट इंपीडेंस फ्रॉम सेंडिंग एंड। अब ZOC कैसे निकालते हो मेरे भाई? इट इज VS बाय IS व्हेन IR इक्वल टू 0, यानी रिसीविंग एंड ओपन है। तो AVR प्लस CVR, तो ये आ गया A बाय C। तो ये आ गया आपका ZOC यानी कि A बाय C, ठीक है। चल अब रिसीविंग एंड शॉर्ट पे आ जाओ मेरे भाई। अगर रिसीविंग एंड को शॉर्ट कर दिया जाए यानी कि क्या कर दिया जाए? आप कर दोगे VR को 0। अगर VR को 0 करोगे तो आपका रिसीविंग एंड हो जाएगा शॉर्ट। और देखो मेरे भाई इस लेक्चर को सत्संग की तरह नहीं सुनना है, लाइव लेक्चर चल रहा है, साथ साथ बताते चलना चैट में या कमेंट में कि क्या जो भी मैं आंसर पूछ रहा हूं आप लोग सबका आंसर देते चलोगे, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देते चलना है मेरे साथ साथ मेरे भाई। अब देखो रिसीविंग एंड शॉर्ट का मतलब है कि VR इज बिकमिंग 0, तो हम कहेंगे VS इज B इंटू IR, IS इज D इंटू IR। समझ आ रही है बात? अरे भाई ये तो इजी है, ये तो इजी है ना मेरे भाई। मैंने VR को 0 रखा है तो सेकंड टर्म ही तो बचेगी दोनों इक्वेशन में, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सेकंड टर्म ले लेनी है आपको, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं B लिखता हूं VS। अच्छा अब नाम आप लोग बताना, मैंने आपको नाम का लॉजिक समझा दिया है, नाम आप लोग बताना कि ये पैरामीटर्स के क्या नाम होने चाहिए। आप लोग होते तो क्या नाम रखते? ऐसा मत बोलना सर चिंकू और पिंकू, ऐसा नाम नहीं। एक्चुअल में जेन्युइनली अगर इनका नामकरण आप लोग से करवाया जाता तो व्हाट वुड यू हैव डन? पहला बताओ VS बाय IR। VS बाय IR क्या लिखते? क्या लिखते मेरे भाई? आप लिखते सर ट्रांसफर इंपीडेंस। क्या लिखते? ट्रांसफर इंपीडेंस एट शॉर्ट सर्किट। IS बाय IR क्या लिखते? रिवर्स करंट गेन एट शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये रिवर्स करंट गेन हुआ ना क्योंकि सेंडिंग एंड बाय रिसीविंग एंड है, यानी इनपुट बाय आउटपुट है, इनपुट बाय आउटपुट है। और देखो मेरे भाई आप लोगों की अटेंडेंस दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इस तरह से लेक्चर लेने में। काफी एनर्जी से और काफी प्रिपरेशन से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर के आता हूं, तो प्लीज अपनी अटेंडेंस को बनाए रखें। अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर आएंगे तो मोटिवेशन एंथुसियाज्म ज्यादा बनता है और पढ़ाने में एंजॉयमेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर किया करो, उनको बोला करो सर लाइव आके पढ़ो।
अब देखो यहां पे हम निकालते हैं ZSC, ये क्या है, ये है सेंडिंग एंड इंपीडेंस, सेंडिंग एंड इंपीडेंस एट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ZSC कितना होगा, ये होगा आपका, सॉरी ये नहीं आएगा, ZSC कितना होगा, VS by IS when VR is 0। अगर VS by IS निकालोगे VR 0 करके तो ये आएगा B by D, B by D, समझ आया मेरे भाई, B by D आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए हमने क्या निकाल लिया, ओपन सर्किट इंपीडेंस भी और शॉर्ट सर्किट भी। और ये ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं अभी नेटवर्क के, क्योंकि ABCD पैरामीटर्स का इतना ज्यादा यूज है ना लाइन के अंदर, इतना ज्यादा यूज है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा आप लोग मुझे इन जनरल ये बात बताओ कि ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर्स पे क्यों जा रहे हैं, डायरेक्टली लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे, वाई ABCD पैरामीटर्स आर नीडेड। कभी ये बात आपने सोची हो, कभी किसी से डिस्कस की हो कि भैया ये ABCD पैरामीटर का खेल क्यों किया जाता है, क्यों ABCD पैरामीटर पढ़े जाते हैं, तो ये बात मुझे बताओ जल्दी से, वाई डू वी स्टडी ABCD पैरामीटर, क्यों भाई। ज्योति कुमारी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, वेयर गॉट इट PDF सर, वेयर गॉट इट PDF सर। तो मुझे लग रहा है वर्बल की क्लासेस इस चैनल पे लेकर के आनी पड़ेंगी। देखो मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने ट्रांसमिशन लाइन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। अब तीनों के लिए सारे एनालिसिस अलग अलग करोगे, वोल्टेज रेगुलेशन अलग, लाइन चार्जिंग करंट अलग, एफिशिएंसी अलग, पावर अलग, सेंडिंग की पावर अलग, रिसीविंग की पावर अलग। अरे मेरे भाई 3 लाइनों के लिए इतने इतने पैरामीटर डिराइव करना कहां से होशियारी है। इससे बढ़िया क्या किया जाए कि सभी लाइन के ABCD निकाल लो और सारे पैरामीटर निकालो ABCD के टर्म्स में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे ना इस चैप्टर में, दे विल बी जनरलाइज्ड, दे विल बी जनरलाइज्ड, यानी वो सारे फॉर्मूले ABCD पे बेस्ड होंगे। अब जो भी लाइन है शॉर्ट मीडियम या लॉन्ग, उसके पैरामीटर को पुट करो, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो इससे हमने क्या किया, वी हैव रिड्यूस्ड द कॉम्प्लेक्सिटी, वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ फॉर्मूलाज दैट वी नीड टू मिनिमाइज, सॉरी दैट वी नीड टू मेमोराइज। जितना रटने वाला काम है ना, रटने वाला काम कम कर दिया मेरे भाई, रटने वाला काम कम हो गया तो आपकी जिंदगी आसान हो गई। रटते अगर ज्यादा रटते ना तो वहां जाके ऐसे ऐसे सिर चकरा रहा होता एग्जाम के अंदर, और सिर चकराता बिना रैंक लिए बाहर आ जाते। लेकिन चलो ये तो अच्छा है, बड़े बड़े ऑथर्स ने ये सोचा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भैया रैंक दिलवानी है बच्चों को, रैंक दिलवानी है तो एक काम करो, फॉर्मूले ऐसे बनाओ जो कि बच्चा याद कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए ABCD में आए, समझ गए। चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होती है, ये कोई भी इंपीडेंस नहीं होती है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ठीक है। तो देयर इज नो सच इंपीडेंस, नो सच इंपीडेंस एक्चुअली प्रेजेंट, एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है भाई। ऐसी कोई इंपीडेंस कहीं नहीं होती है, ऐसी कोई इंपीडेंस कहीं नहीं होती है, दिमाग में बिठा लो। सब लोग लिखो एक बार चैट के अंदर, नो सच इंपीडेंस, पहले लिखो नो सच इंपीडेंस, नो सच इंपीडेंस। बात समझ में आ रही है, ऐसी कोई इंपीडेंस नहीं होती। फिर सर इसे इंपीडेंस क्यों कहते हैं, देखो मेरे भाई ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ओम्स में बनती है, जिसकी यूनिट ओम्स में बनती है, तो क्या बोलोगे उसे, क्या बोलोगे उसे, इंपीडेंस। क्या बोलोगे, इंपीडेंस। दिस इज अ क्वांटिटी, दिस इज अ क्वांटिटी whose unit is ohms। अच्छा ऐसे सोच लो, जैसे आप ट्रांसफर इंपीडेंस लिखते हो,
तो वोल्टेज कहीं की होती है, करंट कहीं का होता है। वोल्टेज एक छोर की होती है तो करंट दूसरे छोर का होता है, दूसरे एंड का होता है। अरे तो भैया इनके रेशो की कोई इंपीडेंस सर्किट में लगी थोड़ी थी, ये तो आपने V और I का रेशो निकाल दिया और उसकी यूनिट क्या आ गई, ओम, तो आपने उसे इंपीडेंस कह दिया, या I/V कर दिया तो एडमिटेंस कह दिया। लेकिन ऐसी कोई एडमिटेंस या इंपीडेंस सर्किट में नहीं लगी होती है, ठीक है। ये तो क्या है, V और I का रेशो है। तो ऐसे ही आप आगे जाके, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा इसकी, मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा लॉन्ग लाइन के अंदर। तो आप लोग ये समझो कि लॉन्ग लाइन में आप ये देखने वाले हो मेरे भाई कि ट्रांसमिशन लाइन में जब कोई वेव चलती है, ट्रांसमिशन लाइन में जब कोई वेव चलती है तो उसके वोल्टेज और करंट का रेशो आता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो मैं आपको लिख देता हूं, चलो छोटा सा डेफिनेशन, वरना बाद में भूल जाओगे। इट इज द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर wave propagating in ट्रांसमिशन लाइन। वेव प्रोपोगेटिंग इन ट्रांसमिशन लाइन, उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। इसको निकालने का देखो, ये क्वेश्चन ना आपसे 2 पोर्ट में नेटवर्क में भी आ सकता है। इसको निकाला कैसे जाता है मेरे भाई, ZC लिखते हैं और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 इंपीडेंस का, OC और SC, OC और SC। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई ये बात। √AB/CD, √AB/CD। अब देखो अगर ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है माने A और D अगर बराबर है, अगर लाइन हमारी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक लाइन में क्या होगा, A विल बी इक्वल टू D, तो ZC विल बी इक्वल टू √B/C, B/C। ठीक है, तो ZC आ जाएगा √/B/C, दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। लेकिन इसको ना आप विजुअलाइज कर पाओगे जब हम वेव नेचर देखेंगे, जब हम लोग वेव नेचर देखेंगे। और पता है मैंने ऐसा भी प्लान कर रखा है, जैसे हमारा चैनल है ना पाठशाला, वहां मैं आपको वेव नेचर विजुअलाइज कराऊंगा ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। तो उसकी वेव नेचर वहां देखेंगे, बहुत बहुत मजा आएगा देखने में कि कैसे ट्रांसमिशन लाइन में वेव चलती है, कैसे ट्रांसमिशन लाइन में वेव चलती है। देवज्योति पूछ रहे हैं सर इसका सिग्निफिकेंस, मेरे भाई तीसरा पॉइंट पढ़ लो, तीसरा पॉइंट पढ़ लो, ठीक है, आपको सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कह रहे हो सर लॉन्ग में या हर एक ट्रांसमिशन लाइन में, देखो लॉन्ग शॉर्ट मीडियम, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो, ये सारे सिर्फ मॉडल हैं। लाइन तो लाइन है, उसके अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन वेव प्रोपोगेशन सिर्फ लॉन्ग में देख सकते हो, क्योंकि वहां यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरिएशन आता है। कोई भी वेव अगर आगे बढ़ेगी मेरे भाई, तो उसमें डिस्टेंस तो वेरी कर ही रहा है ना, डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है, और डिस्टेंस वेरी कर रहा है तभी वेव बन सकती है। लेकिन जब आपने लंप कर दिया, आप बस दिखा रहे हो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, तो बीच का ट्रेवल कैसे दिखाओगे। शॉर्ट और मीडियम में तो आपने लंप कर दिया, बीच का डिस्टेंस ही गायब कर दिया, तो वहां पे वेव नहीं दिखा सकते हो। वेव सिर्फ किस में दिखा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी लॉन्ग के अंदर। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन या 2 पोर्ट नेटवर्क्स को कास्केड कर दिया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन को कभी भी कास्केड क्यों करोगे मेरे भाई, क्योंकि आपको वहां पे उसकी लेंथ को बढ़ाना होगा। अगर आप चाहते हो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हो जाए, तो 2 1 किलोमीटर वाली लाइन को कास्केड कर दो। सीरीज मत कहना, कास्केड कहते हैं। कास्केड का मतलब क्या होता है, एक लाइन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनेगा। और वही मैंने यहां पे दिखाया है कि पहली लाइन है जिसके पैरामीटर है A1 B1 C1 D1, दूसरी लाइन है जिसके पैरामीटर है A2 B2 C2 D2। ये 2 लाइन है और एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। अब देखो मैंने बता दिया क्यों कनेक्ट करते हैं। अब आप लोग ऐसे लिखोगे ना, सर VSIS विल बी इक्वल टू A1 B1 C1 D1, है ना, VI। और फिर दूसरी लाइन के लिए ऐसे लिखोगे, सर VI
इज इक्वल टू A2 B2 C2 D2। अच्छा, वैसे आप सब लोगों के ये डाउट्स तो मिट गए होंगे कि सर कौन कौन से लेक्चर इस चैनल पे हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर नेटवर्क लगवा दो, जबकि नेटवर्क रोज चल रहा है, फिर भी मेरे पास क्वेरी आती है सर नेटवर्क के लेक्चर कब आएंगे। तो अब जो आपको लिंक दे दिया है ना, उस पे सारे लेक्चर हैं जो लग रहे हैं या जो लग चुके हैं, तो देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये VI की वैल्यू ऊपर पटक देंगे, ये VI की वैल्यू ऊपर पटक देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, VS IS इज A1 B1 C1 D1। समझ आ रहा है सभी लोगों को? ये बताओ, एंजॉय कर रहे हो, एक एक चीज क्लियर हो रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ये क्लियरली समझा होगा कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग क्या होते हैं और क्यों होते हैं। और अब उन्हीं को एनालाइज करने के लिए मैं आपको नेटवर्क का एक टूल दे रहा हूं, दैट इज द 2 पोर्ट नेटवर्क, ताकि आप वो एनालाइज कर पाओ। अब मेरे भाई देखो, यहां तक ये आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी मेरे भाई, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान देना, VS IS A1 A2 प्लस B1 A1 A2 प्लस B1 C2, फिर A1 B2 B1 D2, फिर C1 A2 D1 C2, C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, ऐसा हो गया ना। अब देखना मेरे भाई, मान लो ऐसा कि दोनों लाइन सिमेट्रिक होती, मान लो दोनों लाइन सिमेट्रिक होती, तो क्या होता अगर दोनों लाइन सिमेट्रिक होती? अगर आपकी दोनों लाइन सिमेट्रिक होती मेरे भाई, if both lines are symmetric, तब आप क्या कहते कि A1 इज इक्वल टू D1 और A2 इज इक्वल टू D2। ठीक है, तो यहां से जो D इक्विवेलेंट आ रहा है मेरे भाई, D इक्विवेलेंट वो है D1 D2 प्लस C1 B2। अब D1 D2 को तो आप A1 A2 लिख देते ना सिमेट्री से, क्योंकि आपको पता है दोनों लाइन सिमेट्रिक है। अब ध्यान ये देना, A1 A2 आ गया, A1 A2 यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां आया C1 B2 और यहां था B1 C2, यहां था B1 C2, तो ये मेरे भाई A के बराबर नहीं बना, ये A के बराबर नहीं बन पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइन अगर सिमेट्रिक भी होती हैं, तब भी अगर उन्हें कास्केड कर दिया जाए, तो ओवरऑल कास्केडिंग सिमेट्रिक बने, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सिमेट्रिक लाइंस इन कास्केड, सिमेट्रिक लाइंस इन कास्केड may not yield symmetric network। ठीक है, may not yield symmetric network। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। और ये नेटवर्क के लिए भी ध्यान रखना, दो सिमेट्रिक नेटवर्क कास्केड कर देने से जरूरी नहीं होता रिजल्टेंट भी सिमेट्रिक आए। डी इक्विवेलेंट समझ नहीं आया? देखो डी इक्विवेलेंट ये था D1 D2 प्लस C1 B2, D1 की जगह रखा A1, D2 की जगह रखा A2, तो ये हो गया A1 A2 प्लस C1 B2। तो मेरे भाई लेकिन ये C1 B2 और यहां B1 C2 है, तो ये A के बराबर नहीं आया, ठीक है। चलो अब आते हैं पैरेलल में। ट्रांसमिशन लाइंस को पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं मेरे भाई? Why do we connect the transmission lines in parallel? उसका सिंपल सा रीजन होता है, that has a very simple reason। पहली बात, ट्रांसमिशन लाइन की करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि I की जगह अब 2I आ सकता है, सही बात है। उसकी रिएक्टेंस कम हो जाती है x/2 अगर हो गई
तो मैक्सिमम पावर बढ़ जाएगी। VS VR बाय X होता है ना, VS VR बाय X होता है, तो रिएक्टेंस अगर कम हो गई तो उसकी मैक्सिमम पावर बढ़ गई, और अगर मैक्सिमम पावर बढ़ गई मेरे भाई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। और देखो जब अगर इंपिडेंस कम होगा, पैरेलल में Z और Z मिलके बनेगा Z/2, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। Z और Z पैरेलल में आके बनेगा Z/2, तो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा कम। रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर एक भी वायर टूट गई, एक भी वायर अगर मेरे भाई टूट गई तो दूसरी वायर करंट सप्लाई कर पाएगी, रिलायबिलिटी इंक्रीजेस। और रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा R/2, R और R पैरेलल में बन गया R/2, रेजिस्टेंस आधा हो गया तो लॉसेस कम हो गए और एफिशिएंसी बढ़ गई, लॉसेस कम हो गए और एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है मेरे भाई, एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी लोगों को? ये सारे पॉइंट क्लियर हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली क्यों जोड़ते हैं, और जब ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली जोड़ देते हैं तब भी मैं बात करूंगा ABCD पैरामीटर्स की, तब भी मैं बात करूंगा ABCD पैरामीटर की। लेकिन मेरे भाई लंबा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ABCD लिखा दे रहा हूं, मैं आपको ABCD लिखा दे रहा हूं। ठीक है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, वो करने की अपने को जरूरत नहीं है। बी जो है ना पैरेलल में रेजिस्टेंस की तरह जुड़ जाता है, बी की यूनिट ओम्स होती है ना, बी जो था वो था ट्रांसफर इंपिडेंस, तो इसकी यूनिट ओम्स है तो रेजिस्टेंस की तरह जुड़ जाएगा। सी होता है C1 प्लस C2 प्लस D1 माइनस D2 A2 माइनस A1 बाय B1 प्लस B2 बाय B1 प्लस B2। ठीक है, और D हो जाता है D1 B2 प्लस D2 B1। ये एग्जाम के लिए याद करके नहीं जाना है, ठीक है, कभी रटने बैठ जाओ, रटने के लिए जितना बोलूंगा समराइज करा दूंगा, रटना उतना ही है, रटना उतना ही है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेराइव आप सिंपली कर भी सकते हो, डेराइव आप सिंपली कर भी सकते हो। यहां पे देखो ये VS है तो VS1 और VS2 तो VS के बराबर ही है। ठीक है, IS और VR1 और VR2 दोनों VR के बराबर हैं। ठीक है, और करंट्स ऐड होके IS और IR निकल जाएंगे, IS और IR निकल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप नेटवर्क वाले रूल से जाओगे, आप निकाल दोगे यहां पे इक्विवेलेंट ABCD, कोई टफ काम नहीं है। बट डेरिवेशन इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है, पूछी जाएगी नहीं, टाइम पूरा का पूरा वेस्ट होगा। ठीक है, और जो टाइम वेस्ट होगा फिर उसमें हमारा बच्चा बोर होने लगेगा, बच्चा बोर होने लगेगा, बच्चा भागने लगेगा। तो भैया इतनी मेहनत मुशक्कत करनी क्यों है, जबकि ना तो सुनने वाला सुनना चाहता, ना बताने वाला बताना चाहता, तो बता करके मिलेगा क्या। ठीक है, IS1, हाँ ये IS2 आएगा, IR1 और ये IR2। ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलो अब आते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए। इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, वोल्टेज रेगुलेशन की IS1 आएगा फिगर में, IS1 ही तो लिखा है, और यहां IS2 आएगा, यहां IR1 आएगा, यहां IR2 आएगा। ठीक है, और ये KCL के हिसाब से हो गया ना IS। अरे मेरे भाई KCL तो लगाना जानते हो कि नहीं? ये जो IS है ये IS1 प्लस IS2 है, समझ आ रहा है? यहां से IS2 जा रहा है। ठीक है, चलो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लक्चुएशन एट द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। आउटपुट माने मेरे भाई इट वॉज द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज द फ्लक्चुएशन इन रिसीविंग एंड वोल्टेज। लास्ट लेक्चर में बताया था ना,
रिसीविंग एंड वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसमें आप क्या करते हो, आप ऐसा कहते हो मॉड वी आर एट नो लोड माइनस मॉड वी आर, नीचे रेटेड वोल्टेज आती है। रेटेड वोल्टेज अक्सर फुल लोड वोल्टेज ही होती है। रेटेड वोल्टेज अक्सर क्या होती है, फुल लोड वोल्टेज, हमेशा नहीं, लेकिन रेटेड वोल्टेज इज मोस्टली फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, अब बात है नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसे निकले। नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसे निकले मेरे भाई, तो देखो हम क्या कहते हैं, एट नो लोड आई आर इज 0, तो Vs हो गया A इंटू वी आर 0, विच एम्प्लाइज वी आर 0 का मतलब है नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज Vs बाय A। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन इज मॉड Vs बाय A समझे, मॉड Vs बाय A माइनस मॉड VR बाय मॉड VR। लाइन चार्जिंग करंट, अब इस पे आ जाओ। लाइन चार्जिंग करंट, द करंट stored as charge on the line, ठीक है भाई, चार्ज ऑन द लाइन, वो क्या होगा हमारा लाइन चार्जिंग करंट। अब देखो लाइन चार्जिंग करंट कैसे निकालोगे, अगर नो लोड की बात करें, अगर मेरे भाई नो लोड की बात करें तो IR तो जीरो है, तो IS हो गया C VR 0। आप कहोगे सर फिर से VR 0 क्यों, क्योंकि नो लोड पे जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसे लिखा जाएगा VR 0। तो VR 0 कितना है, Vs बाय A है ना, इसे कहते हैं लाइन चार्जिंग करंट। समझे, लाइन चार्जिंग करंट यानी वो करंट जो सेंडिंग से चला तो सही लेकिन रिसीविंग पे पहुंचा नहीं। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, मेरी बात पे गौर करना, मेरी बात पे ध्यान देना। रिसीविंग का करंट जीरो रखा है, नो लोड लेके चल रहे हैं। अगर बिना लोड के भी सेंडिंग से कुछ करंट चल रहा है, तो वो करंट जा कहां रहा है मेरे भाई, वो लाइन पे स्टोर हो जा रहा है। अगर कुछ भी करंट लाइन पे चार्ज बन के स्टोर हो गया, दैट इज योर लाइन चार्जिंग करंट। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे। तो सभी लोग मेरे भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, पहली तरह की ट्रांसमिशन लाइन एनालाइज करवा रहा हूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो सब लोग एक्साइटेड है या नहीं है। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आई एम स्टार्टिंग, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये सर्किट मैंने कल बता दिया था कि सारे पैरामीटर लम्प्ड रहते हैं, शंट वाले पैरामीटर इग्नोर्ड रहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सो आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट? क्विकली टेल मी एवरीबॉडी, आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट दिस? Okay, everybody. Great. So let's get started. So this R and L, we will call this R and L as Z. Very simple. Now by KCL, see, very simple. I will try and derive the ABCD parameter. By KCL, IS is equal to IR. By KCL, IS is equal to IR. Now when IS is equal to IR, one equation I have already obtained. But what about VS? VS equal to VR plus IRZ. VR plus IRZ. Now my dear friend, VS, IS. You can basically find out the parameters like this. Okay, understood everybody? IS is actually equal to IR. It does not have any contribution of VR. So 0 and 1. Now my dear friends, when A is actually equal to D, this network is symmetric.
this network is symmetric. And when AD minus BC is equal to 1, this is reciprocal. So it is a good model. It is a good model. Why I am saying good model? Because model should always show whatever happens practically. ठीक है, whatever happens practically, that is a good model. मतलब कि सच्चाई में देखो, अगर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी है तो मेरा मॉडल भी सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होना चाहिए. ठीक है, मेरा मॉडल भी सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी वो मॉडल अच्छा है. तो जैसा मैंने आपको वायर दिखा के बताया भी कि भाई वायर के अंदर तो कोई एंड डिफाइंड होता नहीं, तो वायर इज ऑलवेज सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल. वायर इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल. लेकिन जो मॉडल सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होगा वही मॉडल एक अच्छा मॉडल कहलाएगा. एंड इट इज सिमेट्रिक एज वेल एज रेसिप्रोकल. सो इट इज अ गुड मॉडल. इट इज अ गुड मॉडल. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई. वी आर प्लस आई आर जेड हो गया. अब इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा इसमें क्या करना होता है? वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम. हम फेजर बनाएंगे. फेजर कैसे बनाएंगे? देखो हमने लिखा था वी एस इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड. वी आर प्लस आई आर इंटू जेड. अब मैं क्या कर रहा हूं? रेफरेंस ले रहा हूं आई आर को, करंट को रेफरेंस लेके बना रहा हूं मैं. ठीक है, करंट को रेफरेंस ले रहा हूं मेरे भाई. फेजर देखना ध्यान से. मैं बना रहा हूं लैगिंग पावर फैक्टर का मेरे भाई, लैगिंग पावर फैक्टर का. तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मेरे भाई मैं कितनी बार बताऊं कि आज टाइम नहीं मिल पाया. वीडियो मेरे को एक रिकॉर्ड करना था एनालॉग के लिए, तो कल से आ जाएगा. कितनी बार एक ही बात पूछोगे? कल से आ जाएगा एनालॉग. ठीक है, ये हो गया फाई आर. अब देखो मेरे भाई, ये जो Z है ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है क्या सर? ये है R प्लस जे एक्स. R प्लस जे एक्स. ठीक है, अब अगर R है तो ये आ गया, और अगर JX है, कहीं भी J आ जाए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. गगन मेरे भाई, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला था हाउ टू रिवाइज. एक बार यूट्यूब चैनल पे चेक करो, हाउ टू रिवाइज करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा मेरा वो वीडियो. ठीक है, ये हो गया VS. ये क्या हो गया मेरे भाई? VS. अब मुझे क्या करना है? मुझे VS निकालना है. मुझे क्या करना है? मुझे VS निकालना है. तो देखो मैं क्या करता हूं, मैंने ना यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. अब स्ट्रेट लाइन पे देखना मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लाइट कलर ले रहा हूं. एक लाइन ये हो गई. मुझे उम्मीद है सभी को ये कलर नजर आ रहा होगा. और देखो आई आर तो आई एस है ना, VS और IS के बीच का जो एंगल है वो है फाई एस. फाई एस यानी सेंडिंग एंड के पावर फैक्टर का एंगल, सेंडिंग एंड के पावर फैक्टर का एंगल फाई एस. फाई एस. चलो अब देखो मेरे भाई, अगर आपको VS चाहिए तो पहले VS का ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना. VS का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा VS cos फाई एस. VS cos फाई एस. लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना दो कंपोनेंट से जुड़ के बना है ऐसे. देखो ये VS का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है, अगर मैं नाम दूं तो OX. लेकिन OX जो है ना दो एरो से बना है. दो एरो से बना है. एक तो VR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक IR इंटू R. IR इंटू R. तो VR cos फाई R. अब समझ आ रहा है? सिंक्रोनस जैसा है ये, प्लस IR इंटू R. ऐसे ही देखो साइन वाला अगर वर्टिकल वाला निकालोगे, साइन फाई एस, तो ये बनेगा VR साइन फाई R. VR का वर्टिकल प्लस IR इंटू एक्स. अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंक्रोनस चल रहा है. क्यों चल रहा है मेरे भाई? सिंक्रोनस में भी EMF और VT के बीच में होता था R और X. यहां भी VS और VR के बीच में क्या है? R और X. यहां भी VS और VR के बीच में R और X है. सिंक्रोनस में भी EF और VT के बीच में R और X होता था.
इसीलिए शॉर्ट लाइन में सिंक्रोनस के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बस EF की जगह आ जाता है VS और VT की जगह आ जाता है VR। ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कॉपीड इन द सेम मैनर। अब देखो यहां पे जब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, जब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो VR cos phi R प्लस IR इंटू R, VR sin phi R, समझे, प्लस IR इंटू X अंडर रूट, और दोनों का अगर रेशो लोगे तो मिलेगा tan phi S, tan phi S। ठीक है, ये बन गया। अब लेकिन यहां पे ये देखना मैंने कौन सा पावर फैक्टर लिया था, मैंने लिया था लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि VR IR से आगे था या IR VR से पीछे था, तो इट वाज टॉकिंग अबाउट द लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। लेकिन लीडिंग होगा तो क्या होगा, अगर लीडिंग होगा तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना सब लोग, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फेजर समझ आया ना बढ़िया से, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर रिप्लेस phi R बाय माइनस phi R बाय माइनस phi R। तो आपको पावर फैक्टर एंगल नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर 0.8 लैगिंग आ जाए तो phi R डाल देना 36.86, और अगर 0.8 लीडिंग आ जाए तो आप क्या डाल दोगे, माइनस 36.86। तो डिपेंडिंग अपॉन लैगिंग है या लीडिंग है, आप phi R या माइनस phi R का यूज करोगे। लीडिंग के लिए आप एंगल्स यूज करोगे नेगेटिव, और लैगिंग के लिए आप एंगल्स यूज करोगे मेरे भाई पॉजिटिव। मुझे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, सब लोगों को ये बात समझ आई कि नहीं आई। लैगिंग पावर फैक्टर में phi की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे और लीडिंग में phi की वैल्यू नेगेटिव डालोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, क्विकली कंफर्म, क्विकली कंफर्म। यस 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 माय डियर फ्रेंड्स, द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई टोल्ड इन सिंक्रोनस मशीन। अगर आपने मेरे मशीन के कंप्लीट लेक्चर देखे तो आप समझेंगे कि यही कॉन्सेप्ट मैंने सिंक्रोनस में भी बताया है। क्लियर है ना, क्लियर है सब लोगों को। तो देखो ये होता है बेसिक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की पिक्चर मेरे भाई बाकी है, जो कि कल खत्म होगी पिक्चर, कल इसका क्लाइमैक्स करेंगे। उसमें वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको बार बार बताता भी रहता हूं कि URL पे चले जाना मेरे भाई, ब्राउजर में डाल देना, ब्राउजर माने गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, आप लोगों को ये भी नहीं पता होता ब्राउजर होता क्या है। बहुत लोग बच्चे मुझसे ये भी पूछ लेते हैं सर ब्राउजर क्या है, ब्राउजर कहां से मिलता है। ठीक है, समझ गए। तो ये ब्राउजर में डाल देना, मेरी सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी जो आज तक ली हैं, जो आगे लेने वाला हूं। अभी डेली 12:30 बजे मैं पावर सिस्टम के PYQ कराता हूं, तो मेरे भाई उसमें आ जाया करो, बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि आपके साथ साथ क्वेश्चन लगते चलेंगे और आपको पावर सिस्टम में कमांड मिलता चलेगा। ठीक है, और देखो जो नए प्राइसिंग है जो कि आज से एप्लीकेबल है मेरे भाई, जो नए प्राइसिंग आज से एप्लीकेबल है, वन मंथ का है 5500, जिस हिसाब से 12 मंथ्स का बनता है 66,000, लेकिन 12 मंथ्स का मेरे भाई आपको पड़ेगा 30,250 का, 30,250 का। ठीक है, और डिस्काउंट के बाद पड़ेगा 27,255। लेकिन कोड क्या लगाओगे, कोड याद रखना अंकित ESE, अंकित ESE, ये कोड आपको याद रखना है मेरे भाई। कोड लगाओगे 10% डिस्काउंट पाओगे, साथ साथ मेरी गाइडेंस में आओगे। अब सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन ये वाला है, सबसे बढ़िया ये वाला है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि मेरे भाई गेट 2022 में अभी से 1.5 साल है, 21 और 22 दोनों दे पाओगे 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में। तो देर मत करो, 18 महीने का ले लो, उसके बाद आपको सोचना कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस कोड मेरे भाई याद रखना अंकित ESE, कोड आपको याद रखना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको YouTube लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, और अगर इस चैनल के सारे PDF, सारे नोट्स चाहिए, सारे नोटिफिकेशन, सारे PDF, सारे वीडियोस चाहिए, तो ये है मेरे भाई, ये लिंक है। और केस सेंसिटिव है, अपर केस में ही डालना। यहां पे सारे लेक्चर, सारे PDF मिलेंगे। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जिसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके
फॉलो कर लेंगे ताकि मेरे लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जंक्शन पे अभी मैं 8:30 बजे ओपैम्प का वर्चुअल ग्राउंड पढ़ाने वाला हूं, तो 8:30 बजे इस चैनल पे आ जाना जंक्शन पे। इसके अलावा गेट क्वेश्चन पे आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, पाठशाला पे एनिमेटेड वीडियोस मिल रहे हैं, फाउंडेशन पे आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, और जेई पे जेई और एई एग्जाम की मेरे भाई तैयारी हो रही है। ठीक है, तो ये सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो जो जो आपके लिए रेलिवेंट है, काफी ज्यादा तैयारी में मदद करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलेंगे सेम टाइम, और अभी 8:30 बजे जंक्शन पे आ जाना, हम कवर करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओपैम्प। थैंक यू।